Good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Banigai, and on behalf of the whole Nutrition family, I welcome you all to today's class. But before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. I'm teaching you physical science and we are reading chapter 4, that is materials, metals and non-metals. And this is your fourth and final lecture. Alright? So what we have read till now, हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम पढ़ चुके हैं properties of metals and non-metals. Alright? Chemical properties of metal, the activity series of metals and chemical properties of non-metals. तो हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे बताओ? प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे कि नॉन मेटल्स जो होता है वो एसिड के साथ, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है। कोई बता सकता है मेरे को कैसे रिएक्ट कर सकता है? ऑक्सीजन के साथ इट रिएक्ट्स टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, दैट इज आइदर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, whereas with acids and water it does not react. Okay, one more question. Why phosphorus is stored in water? Tell me. हम पढ़ चुके हैं, अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. So the answer is phosphorus is highly reactive non-metal. So whenever it comes in contact with that of atmospheric air, it catches fire. That's why in order to prevent it from catching fire, it is stored in water. Alright? So we have already discussed this one in the previous lecture. So I hope कि आपको इसका आंसर पता हो. Alright. So today is the final lecture, the fourth one of this chapter. So let's conclude this. Okay, without wasting any further time, let's get started. So what we'll be discussing today? Today we'll be reading reaction with bases, okay, corrosion and prevention of metals from corrosion. Alright, तो हम इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम करेंगे कि रिएक्शन कैसे करता है, मतलब बेस के साथ हम कैसे रिएक्ट करवाते हैं और उससे क्या रिजल्टेंट निकलता है. ऑलराइट, चलो पढ़ते हैं. Reaction with bases. So the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. तो first of all कैसे रिएक्ट करता है बताओ. ओके, सो कैसे रिएक्ट करता है, जो हम सपोज लेते हैं कोई भी नॉन मेटल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेटल लेते हैं, आयरन जैसे कि मेटल है, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है. तो चलो हम रिएक्ट करवाते हैं. पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉप साउंड कैसे प्रिपेयर करेंगे बताओ. उससे पहले हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 pellets in it 5 ml वाटर. तो पहले आप क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml तक वाटर ले लो, ओके, डिस्टिल्ड वाटर. उसमें हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रखेंगे. ठीक है, और क्या करेंगे, उसमें 3-4 पैलेट in a test tube by dissolving 3 pellets of it in the ml of water. तो जो भी हमारे पास होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, मतलब कोई भी मेटल नॉन मेटल आप रिएक्ट करवाओगे. ठीक है, उसके बाद ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट. उसके बाद हम उसमें एल्यूमिनियम फॉयल डालेंगे. ठीक है, तो क्या होगा उससे, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली. ये आपने शायद किया होगा 6th-7th में, ये व्हेन आई वाज इन 6 आई हैड डन दिस एक्सपेरिमेंट. सो होप कि आपने भी ये सब किया हो. ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है आपको, कि आपको मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है. ठीक है, उसमें 4-5 मतलब आपका जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, पीस ऑफ एल्यूमिनियम है या जो भी मेटल नॉन मेटल है, उसमें पुट करना है. ठीक है, उसके बाद रिएक्शन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम रिएक्शन होगा. उसमें क्या करेंगे कि एक मैच स्टिक लेके आना, जस्ट माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब है, घुसा मत देना उसके अंदर. ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जस्ट माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब में आके बर्निंग कैंडल प्लेस करना एंड देखना सडनली पॉप साउंड क्रिएट होता है, पॉप करके आवाज आती है.
छोटी, मतलब बहुत ही कम साउंड वाली, वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है कि देयर इज हाइड्रोजन गैस इन द सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट, प्रिपेयर अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3-4 pellets ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। तो क्या करना है इसमें, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, 5 ml का पानी लेना है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिलता है डालने के लिए पैलेट्स, उसमें 3-4 पैलेट्स डाल दोगे तो 5 ml में 3-4 पैलेट्स डाल दोगे तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो जाएगा, तभी बना लोगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में कोई भी मेटल या नॉन मेटल आप डालो, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप क्या करोगे कि एक बर्निंग कैंडल जस्ट उसके माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के पास लाओगे एंड सडनली यू विल हियर अ पॉप साउंड एंड दैट पॉप साउंड इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन इट। सो इट्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन विद बेस करवा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिड है कि बेस है? Sodium hydroxide is acid, and whenever the metal reacts with sodium hydroxide or the bases, it creates a pop sound because of the presence of hydrogen gas in it. ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में मैंने मेटल डाला और जब मैंने क्या किया, मैस्टिक को नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब लाया, देन there was a pop sound because of the presence of hydrogen in it. All right, so whenever a base is react with that of the metal, then there is evolution of hydrogen gas। ठीक है, और हम बर्निंग कैंडल से बर्निंग ऑफ द मैचस्टिक को माउथ में लाके, माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब में लाके पॉप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है दैट इज कंफर्मेटरी दैट देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या लिखा है देखो, द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मेटल जो है एल्यूमिनियम, जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस में रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और इसी एक्सपेरिमेंट से, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट से, वी कैन विटनेस दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस इन द sample or the test tube. Okay, so reactions of non-metals with bases are complex। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रहता है, आगे जाके फर्दर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ोगे। सेम होता है, जैसे कि दिख रहा है एल्यूमिनियम की जगह आप आयरन डाल सकते हो, वही आपको पॉप साउंड मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम डाल सकते हो, यू विल फाइंड दैट सेम पॉप साउंड। ओके, तो थोड़ी इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, और वही जो गैस होता है बुलबुलों के रूप में दिखता है वो हाइड्रोजन गैस है। उसी टाइम पे व्हेन देयर विल बी इवोल्यूशन, एट दैट टाइम इफ यू आर keeping a matchstick near the mouth of the test tube, you are actually being able to listen a pop sound, which is because of the hydrogen gas evolution. All right, so this is how a metal reacts with base। base के साथ react होने से hydrogen gas evolution होता है, and that is by the help of a pop sound we can get the resultant। All right, okay। So this is the experiment how it is being done, that is a metal when reacts with sodium hydroxide or the base, it produces a hydrogen gas which can be known by the experiment of pop sound। जस्ट एक मैचस्टिक लाके उसी टाइम पे जब आप रिएक्शन करवाते हो, मैचस्टिक लाके जस्ट माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब में रखो, पॉप साउंड आता है, इट मीन्स दैट देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन तो आपको पता ही होगा, कोरोजन क्या होता है मुझे बताओ। कोरोजन इज अ डैमेज कॉज्ड टू metals due to the reaction of metals with oxygen, moisture, carbon dioxide, etc। तो कोरोजन के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे कि हमारा आयरन होता है, आयरन रॉड को अगर हम बहुत टाइम तक बाहर अगर रख दें इन द रूफ, तो क्या होता है, मॉइस्चर बारिश हो के या फिर ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो एकदम जंग लग जाती है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ द मेटल, यानी कि वो मेटल कोरोसिव है। ठीक है, तो जो वही मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उस टाइम पे क्या होता है, मेटल कोरोड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा आयरन होता है वो कोरोड हो जाता है, ठीक है ना, हमें पता है, हम रख देते हैं अगर, तो क्या हो जाता है, एकदम जंग लग जाती है, वही कोरोजन है। ठीक है, चलो, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट ओवर आयरन, एग्जाम्पल वही है, आयरन में रस्ट लग जाता है, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, उसी के पर्टिकुलर मतलब रिएक्शन की वजह से रस्ट हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है आयरन, ब्राउन कोटिंग फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दैट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, वो रिवर्सिबल नहीं है, वो वापस अपने फॉर्म में रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है।
Next, formation of green coating of basic copper carbonate over copper. Okay, formation of black coating of silver sulfide over silver. तो सिल्वर में भी होता है, सिल्वर में एक ब्लैक कोटिंग और सिल्वर सल्फाइड बैठ जाता है। हमें पता है हम जब भी मतलब ये पहनते हैं, मतलब सिल्वर का हमारे पास में भी जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें ब्लैक कोटिंग बैठ जाता है। मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव सीन दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ओके, दैट्स वाई सिल्वर जो होता है ब्लैक कलर हो जाता है। हम जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं समटाइम्स दैट सिल्वर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर सिल्वर सल्फाइड। ओके, सेम टाइम कॉपर में भी होता है, कॉपर में ग्रीन कोटिंग बैठती है। ठीक है, बहुत सारा आपने अगर नेल्स देखा होगा कॉपर नेल्स, वो ग्रीन कलर का हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉपर कार्बोनेट फॉर्मेशन। ठीक है, सो द रस्ट में आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, बाकी कॉपर में कॉपर कार्बोनेट और सिल्वर में सिल्वर सल्फाइड। सो दिस इज द वे थ्रू विच देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन्स फाउंड इन मेटल्स। ऑलराइट, okay, so to show that air and moisture are necessary for rusting of air, तो air बहुत ही ज़रूरी है और moisture बहुत ही ज़रूरी है rusting या फिर corrosion के लिए करना। जैसे कि सिल्वर में क्या बनता है, सिल्वर में एक ब्लैक कोटिंग बनती है सिल्वर सल्फाइड की वजह से, कॉपर में ग्रीन कोटिंग होती है दैट इज कॉपर कार्बोनेट की वजह से, और आयरन में क्या होगा, फेरिक फेरस बन जाता है आयरन। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ब्राउन कोटिंग होती है। तो आपको पता चल गया कि किस में क्या कोटिंग होती है। ठीक है, कॉपर में होती है ग्रीन कोटिंग, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग और आयरन में ब्राउन कोटिंग, याद रखना। ठीक है, चलो अब एयर और मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है कोरोजन करने के लिए आयरन में या किसी में भी। ठीक है, तो उसका हम एक एक्सपेरिमेंट से जानेंगे। तो हम क्या करेंगे, विल टेक अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब को हम लोग एक कॉर्क से कवर कर देंगे। कॉर्क क्या नहीं, उसके माउथ में एक ब्राउन कलर का आता है, दैट इज नोन एज कॉर्क। ओके, विल बी covering the test tube with a cork so that there will be no passage of oxygen into that test tube. Alright, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक ड्राई नेल डाल देंगे। मैं एक नेल डाल दूंगी, आयरन नेल। ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ एयर होगा, कुछ मात्रा में टेस्ट ट्यूब में कुछ मात्रा तक एयर होगा ना, उसके बाद मैंने कॉर्क लगा दिया है। एवरीथिंग एवरीवेयर देयर इज ऑक्सीजन प्रेजेंट, राइट। तो हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगी, ऑलरेडी जब टेस्ट ट्यूब आई टुक दैट टेस्ट ट्यूब देयर इज ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉर्क लगाया तो कुछ हद तक तो ऑक्सीजन है ही उसके अंदर। तो मैंने टेस्ट ट्यूब में क्या क्या डाला, एक ड्राई आयरन डाल दिया। ओके, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया वहाँ पे, कहाँ पे, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब आई पुट टू थिंग्स, द फर्स्ट इज नेल, ट्राई नेल, ओके, एंड द सेकेंड इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ऑलराइट, उसमें कोई रस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे पैसेज ऑफ द एयर को मैंने कॉर्क लगाकर ब्लॉक कर दिया है। सो दैट वन टाइम विल हैपन, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे पूरा ऑक्सीजन यूज हो गया होगा। ठीक है, कुछ हद तक ही, थोड़ा सा ही तो ऑक्सीजन है ना उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में। तो वंस दैट ऑक्सीजन गेट्स डिप्लेटेड, देन देयर विल बी no more oxygen present in the test tube because I have already capped the test tube with the help of a cork. Alright. Second में क्या होगा, सेकेंड में आई टुक अ टेस्ट ट्यूब अगेन, बट इस बार मैं कवर नहीं कर रही हूँ। इस बार मैं क्या करूँगी, मैं बॉयल वाटर लूँगी। बॉइलिंग वाटर इसलिए क्योंकि बॉइलिंग वाटर से सारा ऑक्सीजन निकल गया होता है। ठीक है, वही नेल डाल दूँगी, उस बॉइलिंग उबलते पानी में मैं नेल डाल दूँगी और वहाँ पे ऑयल ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने से ये होगा कि ऑयल जो होगा पैसेज ऑफ दी ऑक्सीजन को ब्लॉक करेगा। जो भी हमारा एयर बाहर से आएगा वो ऑयल के थ्रू पास नहीं कर सकता है। ठीक है, सो दैट ऑयल, यानी मैंने पहले बॉईल कर दिया पानी को। ठीक है, उसके अंदर नील डाल दिया तो बॉइलिंग वाटर में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद इन ऑर्डर टू कैप इट, मैंने कॉर्क नहीं लगाया, मैंने जबकि एक लेयर ऑफ ऑयल डाल दिया। तो ऑयल डालने से क्या होगा कि वहाँ से ऑयल से पैसेज ऑफ ऑक्सीजन यानी एयर मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से एयर नहीं जाएगा। ठीक है, और वहाँ से फिर कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, कोई कोरोजन नहीं होता, वैसे ही रहता है नेल। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, मैं नॉर्मल पानी लेती हूँ और आई पुट नेल, आफ्टर सम टाइम कोरोड हो गया होगा नेल। ठीक है, एंड फोर्थ में क्या होगा, अगर मैं सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेती हूँ और उसमें नेल डाल देती हूँ तो वो और रस्टी हो जाएगा। सो व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट टोल्ड मी दैट फॉर द प्रोसेस ऑफ कोरोजन air and moisture is extremely essential. In the first
हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या देखा, जब मैंने ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया एंड देयर इज नो वाटर और मॉइस्चर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी रस्ट. In the second experiment, I took boiling water, I put the nail inside it, and then I sealed the water with the help of a layer of oil. There is no passage of air again, and there is no oxygen. Again, there is no rusting. In the third case, there is water, there is air, there is rusting. In the fourth case, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में ज़्यादा रस्टिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पे एयर भी है और मॉइस्चर भी है, तो रस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. यानी कि दिस एक्सपेरिमेंट टोल्ड मी that air and moisture or water is extremely essential for the process of rusting or corrosion. All right, okay. Next, so these are some pictures. सी चेन है, चेन में रस्ट लग गया होता है या फिर ग्रिल्स में रस्ट लगता है. बहुत सारा लोहे का दरवाज़ा होता है, वहाँ पे भी रस्ट, आयरन डोर्स आपने देखा होगा, वहाँ पे ऐसे रस्टिंग लगी होती है. नेल्स देखो, नेल्स में कैसे रस्ट लगे. सो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ corrosion in which air and water or moisture has played an important role in the process of corrosion. All right. Now, how I can prevent that? कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ना, आयरन से या सिल्वर से या कॉपर से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. क्या क्या मेथड्स हैं प्रिवेंशन के? तो फर्स्ट इज अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस. ठीक है, तो हम ग्रीस या ऑयल अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास कोई भी लोहे का दरवाज़ा है तो उसमें हम ऑयल अप्लाई कर सकते हैं या ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं. गेट अगर है ग्रिल का, ठीक है, उसमें आप ऑयल और ग्रीस अगर अप्लाई करते हो तो कोरोजन नहीं होता है. नेक्स्ट, अप्लाइंग पेंट. हम लोग ज़्यादातर जो दरवाजे होते हैं आयरन के या कॉपर के, उनको क्या करते हैं, आयरन के दरवाजे होते हैं उनको या ग्रिल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, बार बार पेंट करते हैं. क्यों पेंट करते हैं? क्योंकि अगर आप बार बार पेंट करते हो तो मॉइस्चर या फिर एयर जो होता है उससे दूर रहता है एंड थ्रू दैट वी कैन प्रिवेंट कोरोजन. सो पेंट करना भी एक बहुत अच्छा उपाय है कोरोजन से बचने के लिए, या फिर ऑयलिंग और ग्रीसिंग से भी आप कोरोजन से मेटल को बचा सकते हो. थर्ड पॉइंट, बाय गाल्वनाइजेशन. व्हाट इज गाल्वनाइजेशन? कोटिंग विद जिंक. तो बहुत सारा आपको पता होगा मेटल्स आता है जो कि ऑलरेडी गाल्वनाइज्ड मेटल होता है. टर्म यू मस्ट हैव रेड और यू मस्ट हैव लर्न दिस टर्म, दैट इज गाल्वनाइजेशन. जो होता है कोई भी मेटल को आप जब कोट करते हो इन जिंक, इट इज नोन एज गाल्वनाइजेशन. तो इसी से भी क्या होता है, इससे भी हमारा एयर और मॉइस्चर का जो कांटेक्ट होता है वो लेस हो जाता है एंड कोरोजन से हम प्रिवेंट हो सकते हैं. सो गाल्वनाइजेशन इज ऑल्सो अ बेटर मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द मेटल्स. तो गाल्वनाइजेशन क्या होता है? कोटिंग ऑफ द मेटल्स विथ जिंक. ठीक है. नेक्स्ट इज बाय टिनिंग. टिनिंग से पता चला है टिन, कोटिंग विथ टिन. तो हम लोग जब भी क्या करते हैं, कोई भी मेटल्स को अगर हम टिन के साथ कोट कर दे रहे हैं तो भी उससे एयर और मॉइस्चर का कांटेक्ट कम हो जाता है एंड कोरोजन से हम मेटल्स को बचा सकते हैं. देयर आर न्यूमरस वेज ऑफ सेविंग द मेटल्स फ्रॉम कोरोजन, राइट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होता है? कोटिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम. तो मेटल को अगर हम एक लेस रिएक्टिव मेटल यानी क्रोमियम से भी अगर हम उस मेटल को प्लेट या पेंट करते हैं, कोटिंग करवाते हैं उसकी, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मेटल है कोरोजन से बच सकता है. यानी कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कम रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम से मेटल को कोट करवाते हैं, सो दैट देयर विल बी लेस रिएक्शन विथ एयर और मॉइस्चर. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज अलोइंग. अलोइंग से क्या होता है? मेकिंग अलॉयज. ठीक है, अलॉय से होता है कि अलॉय क्या होता है पता है? मतलब दो मेटल्स का मिक्सचर होता है अलॉय. ठीक है, तो अलॉय का बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे ही पता होगा. ठीक है, हम लोग मतलब बहुत सारा खिलौना होता है अलॉय का होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो अलॉय से बनी होती हैं. ठीक है, यानी दो मेटल से बना होता है, लाइक कॉपर टिन से कोई चीज़ बनाए या फिर कॉपर सिल्वर से बनाए. ठीक है, मिलके दो मेटल्स से मिलके जो चीज़ें बनती हैं उन्हीं को हम अलॉय बोल सकते हैं. तो अलॉय से ही अगर आप कोई मेटल्स एज अलॉय यूज़ कर रहे हो, यानी कॉपर और टिन दोनों यूज़ है सपोज, ठीक है, तो क्या होगा कि हम कॉपर और टिन दोनों को ही कोरोजन से बचा सकते हैं बिकॉज दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स. सो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स यानी कोरोजन, दो मेटल्स को मिला के भी अलॉय बना के भी वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन. ऑलराइट. तो क्या क्या मेथड निकले बताओ? मेथड हमारा निकला अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस. ठीक है, हम ऑयल और ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं या फिर पेंट कर सकते हैं, गाल्वनाइजेशन कर सकते हैं, अलॉइंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, टिनिंग कर सकते हैं. तो इन दीज मेथड्स
ठीक है, बाय अप्लाइंग दिस मेथड्स वी कैन सेव द मेटल फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, यानी एयर और मॉइस्चर का कांटेक्ट हम लेस करेंगे इन मेथड से, जिसकी वजह से मेटल जल्दी कोरोड नहीं होगा। ओके, नाउ व्हाट इज अलॉय? ओके, an alloy is a homogeneous mixture of a metal with other metals or non-metal। तो एक मेटल को और एक मेटल या नॉन मेटल के साथ आप जब मिक्सचर करोगे, रिएक्ट करवाओगे, होमोजेनस मतलब सेम, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक एलॉय फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल जैसे कि स्टील, स्टील में क्या होता है, आयरन होता है और कार्बन होता है। ठीक है, तो एक मेटल या नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो इससे हम कोरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अलॉय। फॉर एग्जाम्पल स्टील, स्टेनलेस स्टील हम जो यूज़ करते हैं हमारे घर पे बर्तन वगैरह, ठीक है, उसमें क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट एंड कार्बन। ओके, निकल ब्रास होता है, बहुत सारे निकल और ब्रास की चीज़ें हम यूज़ करते हैं घर पे। ठीक है, ब्रास का ये भी मिलता है, मूर्ति भी मिलता है। कॉपर और जिंक का बना हुआ होता है। ठीक है, ब्रोंज का होता है, ब्रोंज पता है, ब्रोंज तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, ब्रोंज का भी मूर्तियाँ मिलती हैं, स्टैचू मिलती है। वो कॉपर और टिन से बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद सोल्डर आता है जो कि लिड और टिन से बना होता है, यूज्ड फॉर वेल्डिंग वायर्स टुगेदर, टिन। ठीक है, if one of the metals in an alloy is a mercury it is called as amalgam। ठीक है, तो अलॉय किसको बोलते हैं, एक मेटल जब और एक मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है उसी को हम अलॉय बोलते हैं। एक मेटल मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसको अलॉय बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रोंज है, ब्रास है, सोल्डर है। ठीक है, और अगर कोई भी एक मेटल, एक मतलब जब हम मेटल और नॉन मेटल में रिएक्ट करवा रहे हैं या मेटल और मेटल में रिएक्ट करवा रहे हैं, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट, एक पर्टिकुलर मेटल जो है वो मर्क्यूरी है, तो उस पर्टिकुलर अलॉय को हम एमलगम बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल या मेटल रिएक्ट करवा रहे हैं दैट इज अलॉय। और एक मेटल अगर मर्क्यूरी है उनमें से, या वो मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहा है कोई भी एक, तो अगर उनमें से एक भी, अगर आपको मर्क्यूरी एज एन एलिमेंट मिल रहा है, metal मिल रहा है, then it is called as amalgam। All right, okay, so this is what we read today, we read a bit today। so हम लोग लास्ट में पढ़ चुके थे प्रीवियस 3 लेक्चर्स में। what we have read the properties of metals and non-metals, chemical properties of metals, chemical properties of non-metals, and how they react with water, air and acids। and today we read about, क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा अलॉय क्या है। अलॉय यानी कि एक मेटल जब नॉन मेटल या मेटल के साथ रिएक्ट करता है उसको अलॉय बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, एमैल्गम, अगर कोई भी मर्क्यूरी एक एलिमेंट रहेगा, एक मेटल एज अ मर्क्यूरी रहता है तो उसको एमैल्गम बोलते हैं। ठीक है, कोरोजन हमने पढ़ा, उसके मेथड्स कैसे कैसे वी कैन प्रिवेंट a particular metal from corrosion like galvanization, tinning, electroplating, painting, oiling, greasing। So these are some methods through which we can prevent the metal from coming in contact with that of air or moisture, जिससे कि corrosion बढ़ सकता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है बताओ। ये हमने कुछ ये देखे experiments we read and the reaction with bases we read। okay, सो रिएक्शन विद बेसिस में क्या पढ़ा हमने, रिएक्शन में बेसिस हमने पढ़ा कि कैसे कैसे बेस, अगर हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस वी कैन फाइंड अ पॉप साउंड। तो हम क्या करेंगे कि हम बेस लेंगे, बेस में हम एक दो पैलेट्स ऑफ मेटल डाल देंगे और सडनली जब गैस प्रोड्यूस होने लगेगा, जस्ट एक मैचस्टिक इन फ्रंट ऑफ द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ले आएंगे तो उसे पॉप साउंड अगर होता है तो हमें पता चलता है कि दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी वी रेड द रिएक्शन विद द बेसिस, व्हाट इज कोरोजन, ओके, हाउ वी कैन प्रिवेंट कोरोजन एंड व्हाट इज अलॉय। ऑलराइट, द मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, और अगर उनमें से एक मेटल अगर मर्क्यूरी है देन दैट इज एमैल्गम। ऑलराइट, so this is what we read today and this is what the chapter holds। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स, कोरोजन क्या होता है, रिएक्शन विद बेसिस, एंड व्हाट आर अलॉयज, एग्जांपल्स, एंड व्हाट इज amalgam। alright, this is what the chapter actually holds। so this is the final lecture of this chapter, that is materials, metals and non metals। तो आई होप कि सारा डाउट आपसे क्लियर होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर।
Alright, until then, after watching the series of videos, that is 4 videos है इसके, देखने के बाद आप एक बार जाके इसको रिविजन कर लो, so that it will be very easier for you to remember the questions answer. Alright, and go and thoroughly read the book. Okay, so if you have any doubt, let me know in the comment section. Until then, keep reading and have a good day. Bye. Keep smiling.